नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज आपको होम लोन के कुछ ऐसे पॉइंट्स या कह लीजिए सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बैंक शुरू से लेके आखिरी तक कोई भी बात आपको बताते नहीं हैं या कह लीजिए मेरे हिसाब से छुपा लेते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों इन पॉइंट्स का आपकी ईएमआई पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज के सारे पॉइंट जो सीक्रेट मैंने 10 सीक्रेट शेयर करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपको हजारों का नहीं दोस्तों लाखों का फायदा होगा और टाइम बहुत बचेगा इससे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिनल चेक या डीडी। आपको मैं कहानी बताता हूँ, जितने भी बैंक हैं उसमें से ज्यादातर बैंक जो होते हैं ना, जब आप लोन ले लेते हैं और उसका डीडी बनता है जो आपको देना होता है सेलर को। क्या होता है दोस्तों, मेरे केस में क्या हुआ, जो बैंकर था वो फोटोकॉपी लेके चले गया रजिस्ट्री वाले दिन। अब सिचुएशन क्या आ गई, सेलर कह रहा कि भैया मैं अंदर तब घुसूंगा रजिस्ट्री के लिए जब आप मुझे चेक दोगे। हमने कहा ला भाई चेक दे। उसने कहा ये लो जी फोटोकॉपी। तो हमने कहा फोटोकॉपी को लाया है। तो उसने कहा सर बैंक का रूल है जब तक आपकी रजिस्ट्री अंदर से पास होके नहीं आती, यानी कि अथॉरिटी के अंदर जहां पे आप उसको कराने जा रहे हैं रजिस्ट्री, सेल डीड को रजिस्टर कराने जा रहे हैं, उसने कहा सर वो पास होकर आएगी, मेरे हाथ में रजिस्ट्री की कॉपी आएगी, उसके बाद ही मैं ओरिजिनल डीडी आपको हैंड ओवर करूंगा। अब यहाँ पे सेलर ने साफ मना कर दिया, कह रहा भाई मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मैं अंदर को जाऊंगा रजिस्ट्री को कराऊंगा। यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 20 लाख आया हुआ है, 80 लाख का चेक था। उसने कहा 80 लाख का चेक और डीडी आए बिना मैं साइन कैसे कर दूं। मैंने साइन कर दिए, रजिस्ट्री हो गई आपके बाहर के नाम पे। तो भैया मुझे क्या मिलेगा, मैं तो फंस जाऊंगा। दोनों की बात ठीक लगी मेरे को यार। बैंक वाले से मैंने पूछा कि भाई तू डीडी दे क्यों नहीं रहा। उसने कहा सर एक प्रोसीजर होता है, मान लीजिए रजिस्ट्री अंदर गई रजिस्टर होने और उसके ऊपर कोई दिक्कत है, कोई लोन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो अथॉरिटी से अंदर पता चल जाता है। कई बार हम डीडी हैंड ओवर कर देते हैं और रजिस्ट्री हमारे पास आती नहीं है, इस केस में हमारा लोन फंस जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मुझे बॉम्बे से फोन करना पड़ा अपने क्लाइंट के लिए और उसको मैनेज करना पड़ा। तो ये जो पॉइंट है, जब भी आप लोन लें किसी भी बैंक से, मैं बहुत सारे बैंकों को जानता हूँ जो ओरिजिनल डीडी नहीं देते आपको लोन के टाइम पे, या जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तब भी सिर्फ फोटो भी पकड़ा देते हैं। तो एक बार पूछ लीजिएगा कि भैया आप जब होम लोन कर रहे हैं, जिस भी बैंक से करा रहे हैं, आप मुझे ओरिजिनल चेक उस समय देंगे या फोटोकॉपी देंगे। इससे फायदा क्या होगा आपको कि आप कम से कम सेलर को बता दो देंगे कि भैया रजिस्ट्री वाले दिन तेरे को चेक नहीं मिलेगा ओरिजिनल, तेरे को सिर्फ फोटोकॉपी मिलेगी और प्रोसेस होने मिलेगा। और ये बैंकिंग का सिस्टम है। फायदा क्या होगा, उसे पहले से पता होगा तो कम से कम रजिस्ट्री वाले दिन दिक्कत तो नहीं करेगा ना। जैसे हमारे केस में हुआ, सेलर भी फंस चुका था, बायर भी फंस चुका था, दोनों को समझ नहीं आ रहा था करें क्या। और सेलर बार बार एक चीज की धमकी दे रहा था हमें कि भैया मैं डील कैंसिल कर रहा हूँ, मैं आपका पैसे जब्त कर लूंगा, मुझे डीडी चाहिए, मैं अंदर घुसूंगा। सोचिए सिर्फ पहला पॉइंट ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि यार अगर चेक नहीं मिला, ओरिजिनल डीडी नहीं मिला उस दिन, तो कितनी सिचुएशन खराब हो जाती है। आपकी पूरी मेहनत जो आपकी सेविंग्स है, जिसे आपने बयाना दिया, लोन प्रोसेस पूरा खराब हो जाता है। अगर दोस्तों आपका इससे जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस हो इस तरह का जो आपने ये फेस करा हो तो मुझे बताइएगा। और आपको लगता है कि यार इसमें आप फंस चुके हैं, आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, एक जुगाड़ किया था मैंने उस समय जो बॉम्बे से फोन कराया था, आपको मैं वो भी बता दूंगा। दोस्तों पहला पॉइंट इतना खतरनाक है, आप समझ जाइए कि जो मैंने 10 पॉइंट बनाए होंगे वो कितने खतरनाक होंगे। तो दूसरा है टोटल एक्सपेंस। अक्सर दोस्तों जब भी हम होम लोन लेने जाते हैं, हम कभी भी उससे बात नहीं करते यार कि मेरा खर्चा कितना आएगा। मैं होम लोन में इतना पागल हो जाता हूँ घर लेने के लिए, क्या कितना मेरा घर हो जाए, अच्छा ये चाहिए ये ले ले, फोटोकॉपी के लिए 2000 रुपये दे दीजिए, ले लीजिए, आपका नाम गलत है एफिडेविट बनवाना 1000 रुपये दे दीजिए, ले लीजिए, लीगल के प्रोसेसिंग के सर चार्जेस लगेंगे, एडवोकेट आएगा आपका नक्शा अच्छा चेक करेगा, 5000 रुपये लेगा, अच्छा ले लीजिए, सर हमारी फीस है 10,000 रुपये, अच्छा ले लीजिए, प्रोसेसिंग सेक्शन लोन आ गया है सर 10,000 रुपये और लगेंगे, अच्छा ले लीजिए। भैया करते करते कितने रुपए दे दी मैंने मुझे भी नहीं पता। एक केस में 20 लाख के लोन में दोस्तों उसके 2 लाख रुपए खर्च हो गए बंदे के और उसको पता ही नहीं चला क्या मेरे कब हो गए, यानी कि 10% लोन का खर्चा आ गया। तो ध्यान रखना जब भी आप बात करें लोन के बारे में तो कम से कम प्रोसेसिंग फीस का पता कर लीजिए, मेरे लीगल और टेक्निकल फीस कितनी लिखेगी, पूरा का पूरा चार्ट बना के व्हाट्सअप कर दीजिए और उससे ओके करवा लीजिए कि भैया मेरा खर्चा टोटल होम लोन में अगर मैं 50 लाख का ले रहा हूँ तो इसके अलावा 1 रुपया भी फालतू नहीं लूंगा। दोस्तों 5-10% में कहता हूँ ऊपर नीचे हो सकता है, 500 का 600 हो सकता है, लेकिन 500 का अगर 2000 पहुंच गया तो जेब पे बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप क्या है लाइफ में सिर्फ एक बार या 2 बार होम लोन लेते हैं। मैं जनरली जानता हूँ लोग घर तो बार बार तो खरीदते नहीं है, और जो लोन कराने वाला है वो तो बहुत ज्यादा कराता रहता है, तो वो आपसे ज्यादा जानता है। लेकिन आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको सारे सीक्रेट शेयर हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो कम से कम टोटल एक्सपेंस कितना आएगा लोन के अंदर उसके बारे में जरूर बात कर लीजिए बैंक से कि भैया इसके ज्यादा अलावा खर्चा मैं दूंगा, चाहे लीगल का कह ले, टेक्निकल का कह ले, फोटोकॉपी का कर ले, प्रोसेसिंग फीस का, जो मर्जी शुरू से लेके आखिरी तक
कई बार रजिस्ट्री के दिन जब वो डीडी लेके आता है आपसे बोलेगा 4,000 रुपये लूंगा जी, जब ये डीडी हैंड ओवर करूंगा। आप वहां फंस जाते हो। तो बात कर लीजिएगा कि भैया ऐसा कोई खर्चा नहीं है, टोटल बात हुई है 8 लाख रुपए में या 6 लाख रुपए में या 4 लाख रुपए में, जितनी भी बात हुई आपके लोन की, उसका खर्चा आएगा 2,000 रुपये, 5,000, 10,000, वो मैं तेको दूंगा। दोस्तों एक है आपकी प्राइम मिनिस्टर जो योजना है जिसके अंदर आपको सब्सिडी मिलती है। बैंक वाले आपसे डिस्कस नहीं करते, ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है बैंक से पूछना कि भैया मुझे सब्सिडी लेनी है, मैं इसके लिए क्वालिफाई हूं या नहीं हूं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने 3 वीडियो बनाई है जिसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं, घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन इस सब्सिडी को कैसे लेना है, और जो उसकी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, क्या क्या तरीका है इसको लेने का, वो मैंने पूरा बताया है। बहुत अच्छी वीडियो है, 3 पार्ट में बनाई है, उसको देख लेंगे तो आपकी सब्सिडी 15 दिन के अंदर घर पे बैठे बैठे आ जाएगी। प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया है, मैंने एक क्लाइंट की सब्सिडी करवाई थी, उसी की सेम वीडियो मैंने कॉपी कर दी है। मोबाइल नंबर पे मैसेज जो आया सब्सिडी का जब क्रेडिट हुई, सारा दिखाया प्रैक्टिकल। तो अपने एजेंट से देख पूछ लीजिएगा कि भैया मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अब उसको क्वेश्चन आता है बार्गेनिंग। मैंने घर पसंद कर लिया, मुझे समझ में आ गया कि भैया मुझे लोन इसी बैंक से लेना है, तो क्या मैं उससे बार्गेनिंग नहीं करूंगा? हम जो भी चीज लेने जाते हैं दोस्तों, 10,000 का मोबाइल लेते हैं ना, हम 4 जगह पूछते हैं, अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, यूट्यूब के बारे में सर्च मारते हैं, गूगल पर सर्च मारते हैं कि प्राइस कहाँ कम है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ करोड़ों के मकान की और लाखों के होम लोन की, तो मैं वहां बिल्कुल डब हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है इसका। हालांकि हर कोई सोचता है कि लाइफ में एक बार ले रहा हूँ, लेकिन दोस्तों एक बार ले रहा हूँ ठीक से तो लूंगा, इतनी समझ रखो कि मेरे कम से कम लाखों रुपए बच जाए। 20 साल तक पे करना है मुझे, 20 साल तक, तो क्या मैं ध्यान नहीं सकता छोटी चीजों का? यहाँ क्वेश्चन आता है मेरा बार्गेनिंग का कि भैया मुझे बार्गेनिंग किसकी करनी है? प्रोसेसिंग फीस की और इंटरेस्ट रेट की। हर बैंक के अंदर ये सिस्टम होता है दोस्तों। एक बैंक से मेरे क्लाइंट ने लोन लिया, मुझे थोड़ा लगा कि यार ये 0.5% ज्यादा है। मैंने बैंक को उसी टाइम मेल करवाया उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कि भैया आपने हमें होम लोन जो दिया है महंगा दिया हुआ है, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, या आप मेरा कम कर दीजिए। उसने उसी टाइम उसका 0.5 3 दिन के अंदर 800 रुपए की फीस लेके 0.5 कम कर दिया, और कम से कम 3.5 लाख रुपए का उस पर फर्क पड़ गया। बड़ा खुश हुआ, और महीने का करीबन 800 रुपए या 900 रुपए का फर्क आया उसके ऊपर। क्लाइंट बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि हाँ वाकई में मैंने गलती कर दी थी। होम लोन के इंटरेस्ट और जो प्रोसेसिंग फीस है या जो भी है उसके बारे में मैंने बार्गेनिंग नहीं करी, उसके बारे में बार्गेनिंग होती है। ऐसा नहीं है वो कहेगा लिखा हुआ है जी बैंक के अंदर ये रेट है, आप गूगल पे सर्च मार लो, सर्च मार लेंगे, ठीक है यार, बैंक को पता हुआ। एक बात बताऊं, ये मैनेजर के वर्ड्स हैं कि सर एक क्लाइंट हमारे को 20 साल के लिए मिलने जा रहा है, या 20 साल का लोन है, ये 15 साल का है, 30 साल का है, इससे अच्छा क्लाइंट कहाँ मिलेगा कि 30 साल तक रेवेन्यू आ रहा है उससे। तो आप उसके लिए कितने बड़े भगवान हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप कैसे बार्गेनिंग करेंगे? प्रैक्टिकली मैं कैसे करता हूँ, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, भाई आप कह रहे हो मेरा सिविल स्कोर जो है वो मेरा है 700 750, उससे बात करिए यार, सिविल स्कोर अच्छा है मेरा। लोन अमाउंट, मेरा लोन अमाउंट 30 लाख से कम है, उसके लिए अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, अगर ज्यादा है इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। मेरी प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है, यानी कि मेरी जो है अप्रूव्ड है, नक्शा पास है, लोकल अथॉरिटी से सब जगह से टाइटल क्लियर है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी पे लोन दे रहा है, बैंक का रिस्क भी कम है। तो आप उससे बताइए यार तेरा रिस्क भी कम है, मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, लोन अमाउंट भी छोटा ले रहा हूँ, कैटेगरी में आता हूँ, भैया प्रोसेसिंग फीस को कम कर और इंटरेस्ट रेट में मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। 100% देगा, गारंटी से कह रहा हूँ, सबको दिलवाता हूँ दोस्तों मैं तो, पर ये है कि आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट, टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है? कितने लोग हैं मेरे से पूछते हैं सर मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, पोसेशन बाद में मिलेगा, मैंने अभी पार्ट पेमेंट करी है, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं ना। और टैक्स बचाने को लेके तो आपको पता ही है ना, हम हमेशा कोई भी काम करें उसमें हम चाहते हैं कि यार हमारा टैक्स बच जाए। मेरा एक क्लाइंट है गुड़गांव में, चाउमीन खा रहा था, पर्ची मिली 60 रुपए की, कहने लगा सर ये पर्ची संभाल के रख लूँ 60 रुपए की, टैक्स बच जाएगा कैसे? तो इंडिया में दोस्तों मैंने देखा है हमेशा हर कोई सोचता है कि किसी ने टैक्स बच जाए। तो थोड़ा सा बता दूं कि जब आप होम लोन लेते हैं कौन कौन सा टैक्स बेनिफिट है जो आपको अपने बैंकर से पूछने हैं। 1-1.5 लाख का मिलता है दोस्तों 80C में, ये सबको मिलेगा, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या आप रेडी टू मूव ले रहे हो, दोनों केस में आपको 1.5 लाख मिल जाएगा सब्जेक्ट टू पेमेंट। वो है प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी कि आपने एक मान लीजिए 40 लाख का लोन लिया और आपकी 4 लाख की बनी टोटल, उसके अंदर EMI यानी कि साल का भी 4 लाख पे कर दिया, तो 1.5 लाख उसमें ले सकते हो। बच्चा कितना आपका अब इसमें 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का क्या होगा दोस्तों इंटरेस्ट होगा, 2 लाख का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा मैक्सिमम। 50,000 यहाँ पे आपके बेकार चलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसको बताऊंगा क्या है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी पूरी कि जब आप होम लोन का इंटरेस्ट होता है उसमें डिडक्शन इनकम टैक्स में कैसे लेते हैं, वो देख लीजिएगा, अपलोड कर चुका हूँ। मिलता है पोसेशन के बाद ही दोस्तों 2 लाख का, यानी कि 2 लाख का जो होम इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा पोसेशन के बाद ही, यानी कि जब रजिस्ट्री हो जाएगी आप उस घर में रह रहे होंगे तो भी हो जाएगा।
अच्छा, अगर कंस्ट्रक्शन का है तो क्या होगा भाई, मान लीजिए बिल्डर का मैंने फ्लोर बुक कर दिया और उसके अंदर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो 5 साल बाद मिलना शुरू होता है इक्वल रेशियो में। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कैसे मिलता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने पहले साल 2 लाख का दिया, फिर 2 लाख दिया, फिर 2 लाख दिया, फिर 2 लाख दिया, यहाँ पे आपको पोसेशन मिल गई, 4 साल आपने 8 लाख रुपए दे दिए। अब इस 8 लाख के इंटरेस्ट को जब आपको पोसेशन मिल जाएगा, आप शिफ्ट हो गए, आप क्या करोगे, उसे 5 सालों में डिवाइड करके इक्वल इक्वल हर साल लोगे। जो उस साल पे करा वो भी और इस साल पे करा वो भी। पूरी कंप्लीट वर्किंग मैंने उस वीडियो में दिखा रखी है, वहां पे आप इसको देख लेना। दोस्तों जब भी आप लोन लें, मैं सिर्फ होम लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे एमएसएमई लोन हो, बिजनेस लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, क्या होता है, मैं देखा लोन बैंक में लाइन लगी होती है, मैं अपने एम्प्लॉय से कहता हूँ या मान लीजिए कोई मेरा क्लाइंट है, मुझसे कहता हूँ यार मुझे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिखा दे, वो कहता है सर बैंक में गया था, लाइन लंबी थी सर, फोन कर रहा था। इतना परेशान होते हो, एक एक दिन की छुट्टी करके इन्हीं कामों में लग जाते हो यार कि होम लोन का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, वो मुझे टैक्स सेविंग में कैसे मिलना है, मुझे अपने एम्प्लॉय को सबमिट करना है, परेशान हो जाते थे ज़्यादा। तो कम से कम उससे पूछ लीजिए कि भैया आपकी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कौन सी ऐसी वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ पे मुझे अपनी ईएमआई की स्टेटमेंट और इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाए। मैं आपको दिखाऊंगा वर्किंग करके आपको पूरी कैसे मिलता है यार एक बार। अगर आपको मिल जाता दोस्तों, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना आपको कहीं पे भी देखने की जरूरत है। ये एचडीएफसी बैंक का मैंने दिखाया आपको, सभी बैंकों का है, एसबीआई का भी है, आईसीआई का भी है, यस बैंक का, सबका अपना लॉगिन पोर्टल है। लेकिन बैंक वाले से नाम पूछते हैं और बैंक वाला तो आपको कभी बताता ही नहीं है। वो कहता है यार क्या करना है, इसका होम लोन कराना है, अपना इंटरेस्ट कमाना है, बात खत्म। एक बार होम लोन करा दूं उसका, फिर तो ये मेरे पिछू पिछू घूमता रहेगा, फोन करते रहता है, यही तो करते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दे, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दे, मेरा सीए मांग रहा है, ये मांग रहा है। देखिए यहाँ पे लोन अकाउंट है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डाल देंगे। एचडीएफसी का दिखाया मैंने, इसका मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये कैसे काम करता है, जैसे आप इसको डालेंगे यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो आपका ये पोर्टल ओटीपी मांगेगा, जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी होम लोन के केस में। ध्यान रखिएगा, होम लोन लेते वक्त, कोई भी लोन लेते वक्त अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर 2-3 बार चेक कर लेना कम से कम, कि ये गलत तो नहीं है। जब आप यहाँ पे डाल देंगे, ओटीपी डाल दिया आपने, ओटीपी के बाद दोस्तों कितनी बड़ी चीज आएगी देखिए, पूरा आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट की भाई कितना है। मैंने अपना नाम लिख दिया इसके अंदर, हालांकि मैंने लोन नहीं लिया हुआ कोई भी, सचिन जी हैं, पता नहीं कौन से हैं ये, कितना अमाउंट लिया हुआ है, अकाउंट समरी, अकाउंट डिटेल, पेमेंट, इन्वर्जन, डिसबर्समेंट कैश कब कब करिए आपने, यानी कि जब आप कंस्ट्रक्शन वाला लेते हैं तो एक डिमांड नोट आया, 2 आया, 3 आया, पूरी डिटेल इसके अंदर आएगी। अकाउंट स्टेटमेंट, कितनी ईएमआई दे रहे हो, कितने साल तक चलेगी, कितना प्रिंसिपल अमाउंट, कितना इंटरेस्ट, सब। इंटरेस्ट टैक्स सर्टिफिकेट, जिसके लिए बैंक को हम बाबा फोन करते रहते हैं, भैया दे 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 दे, सीए मांग रहा है, परेशान हो जाते हैं। कईयों का तो मैं देखा टैक्स कट जाता है, बेचारे इतने दुखी होते हैं। वो आपको पता है दोस्तों, टैक्स कटता है तो दिल कितना दुखता है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सारा ये मैंने एक्चुअल निकाल के दिया है, कोई मैंने बनाया नहीं है, तो आप यहाँ से सारा ले सकते हो। तो कम से कम बैंक से बात कर लीजिए, ताकि घर पे बैठे बैठे आप अपने लोन अकाउंट को मैनेज कर लें। अब एनओसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको सब दिख जाएगा, कितने महीने का बचा है, कितने महीने का लिया था, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितनी ईएमआई जानी है, तो सब मिल जाएगा। आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर सब आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टाइम बचाइए। ऐसे ऐसे पॉइंट आपको सिर्फ एक्सपर्ट सचिन के चैनल में मिलेंगे, जहाँ मैं कहता हूँ हमेशा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों के काम कराते रहते हैं, उन्हें दिक्कतें आती हैं, वो हमें फोन करते हैं, और जितनी भी दिक्कतें होती हैं मैं इकट्ठे करके आपके पास जाता हूँ। कम से कम आपको वो दिक्कतें ना आए जो क्लाइंटों को आई हैं, क्योंकि अब मेरा चैनल आ गया है ज्वाइंट ईएमआई। 100% कहूँगा, 100% लोग गलती करते हैं इसमें। कोई एक आध होशियार होगा, मैं मानता हूँ भाई, जो मेरे से एडवाइस लेते हैं मैं तुमको बता देता हूँ। दोस्तों क्या होता है, ज़्यादातर हम स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए ना ज्वाइंट में करा लेते हैं, हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा करा लेते हैं। होता क्या, उससे स्टैम्प ड्यूटी में फर्क मिल जाता है। लेकिन जब होम लोन की बात आती है, होम लोन क्या करता है, आदमी अपने नाम से करा लेता है। और उसके 2 रीजन है दोस्तों। एक तो वाइफ कहती है भैया मैं ईएमआई दूंगी नहीं, पैसे तुम्हें देना, घर की मालिकिन बनूंगी लेकिन दूंगी नहीं, ये मैं जानता हूँ। पति की जो है हालत है मुझे पता कैसी होती है इस मामले में। तो लेकिन आप इसमें जुगाड़ कर सकते हैं, अगर दोनों अर्निंग मेंबर हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो ध्यान रखिए जब भी डिसबर्समेंट होती है वो पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, आपको बताना है कि भैया हमें ज्वाइंट में ईएमआई करवानी है। जिससे क्या होगा दोस्तों, दोनों को बेनिफिट बड़ा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने 6 लाख रुपए पे कर दिए साल के, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर है। अब इसमें 1.5 लाख रुपए तो आपने ले लिया हुआ था, दोनों ने 1.5 लाख का फायदा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख कट गया आपका, अब कितना बचा, 3 लाख रुपए, 3 लाख बचा ये इंटरेस्ट का। अब मुझे तो मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख का, 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा, तो उस 1 लाख का बेनिफिट आप अपनी वाइफ से भी ले सकते हैं, या दोनों 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं।
कम से कम दोस्तों मैं कहूँगा अगर 10% स्लैब में भी आ रहे हो, 30% में भी आ रहे हो, तो 1 लाख का 30,000 बनता है। 30% 30,000, 30% कितना कितना फायदा मिलेगा। तो हमेशा ज्वाइंट में ईएमआई करवाइए। और मैंने एक ब्रह्मास्त्र दे दिया है पति देवों के लिए कि ईएमआई कटने से पहले 1 दिन पहले उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, वरना रात में खाना अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, बता रहा हूँ मैं। कीमत कहना कि सचिन जी ने एडवाइस की थी ज्वाइंट के लिए और हमें फंसवा दिया। बीवी डांटती है कि ज्वाइंट ईएमआई करवा दी, ज्वाइंट ईएमआई करवा दी, तो पैसे ट्रांसफर कर देना, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ और दोस्तों, हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि भैया मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू का कितना मिलेगा। मैंने इस वीडियो बना रखी है, आप जरूर देखना कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, होम लोन लेने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें और होम लोन का क्या प्रोसेस है। 2 वीडियो मैंने और बनाई इसके ऊपर दोस्तों, बहुत ही काम की हैं। अगर आपने वो पूरी वीडियो देख ली तो मैं सही बता रहा हूँ आपका लाखों का फायदा हो जाएगा और टाइम तो इतना बचेगा इतना बचेगा। प्रैक्टिकल वीडियो है पूरी की पूरी कि एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, होम लोन के लिए इनिशिएट कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है हमारी एलिजिबिलिटी कितनी है और आखिर में क्या पड़ता है 5 लाख 10 लाख कम पड़ जाते हो। फिर तू दे दो भाई, तू दे दियो, तू दे दियो यार, जुगाड़ हो गया, कर दूंगा तुरंत। ये सब दोस्तों थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर वो दज्जा ही आते हैं कि इसने घर लिया है, मेरे से पैसा लेके लिया है, अब पता ही नहीं यार क्या करना है। तो ऐसा ना करें, तो पता कर ले क्या कि कितना होम लोन की रजिस्ट्री वैल्यू का मिलेगा। यह डिपेंड करता है आपकी मार्केट वैल्यू पे। रजिस्ट्री हमेशा कम की होती है, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं, माँ की वैल्यू ज्यादा होती है। तो भैया ध्यान रखिएगा जब भी लीगल टेक्निकल हो अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर लीजिएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर, बहुत सारे केसों में मैंने देखा है दोस्तों एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, पैसा नहीं मिल पाता। मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर एंड फिक्चर को ऐड करवा के उसके बेसिस पे भी अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। बैंक वाला आपको कभी नहीं बताएगा ये बात कि यार आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, रिजेक्ट हो गया जी, आपकी प्रोसेसिंग फीस का चेक बेकार हो गया, फिर आप परेशान होते रहेंगे। लेकिन अब आप बात कर सकते हैं यार फर्नीचर फिक्चर के नाम पे दिलवा दे, मेरी मार्केट वैल्यू ज्यादा है उसके बेस पे दिलवा दे, तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी मेरी वीडियो देख लेना, दोनों की दोनों बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल। कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों जो मुझे डिसबर्समेंट के टाइम पे ध्यान रखने हैं। मुझे बैंक वाले ने बोला कि भैया आपको कल आना है, डिसबर्समेंट होनी है, मुझे पता ही नहीं है यार। और दोस्तों बैंक वाला बताता भी नहीं है और उसकी गलती इसमें नहीं है, वो अनप्रोफेशनल लोग हैं, एजेंट होते हैं, इतना उनको पता नहीं होता प्रोफेशनली। वो पता है कि भैया एक बार आएगा, गलत हो जाएगा, अगले दिन फिर आ जाएगा, लेकिन टाइम आपका बर्बाद होना है, आप परेशान होने, समय आपका, पैसा आपका, दोनों आपका लगा हुआ है। तो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है इस केस में। पहला दोस्तों ये कि कौन कौन से मैंने पेपर सबमिट करने हैं और सैंक्शन लेटर, 2 पॉइंट हैं। उसने मुझे कहा सर ये दे दो, सर ये दे दो, ये दे दो। इतनी जल्दबाजी होती है हमें, हम एम्प्लॉय होते हैं, काम कर रहे होते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज के टाइम पे बिजनेस मैन तो फिर भी टाइम निकाल लेता है, बेचारा सैलरी वाला कहाँ कहाँ भागेगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कौन कौन से मैंने पेपर सबमिट करे हैं, उसकी एक कॉपी बना लीजिए, मेल के थ्रू एक फोल्डर बनाइए, पूरा जो जो उसने मांगा है, जो आपने कहा है उससे, उसको देख के एक पैरेलल फाइल अपनी बनानी है। 20 साल बाद जब लोन चुकाओगे ना, समझ नहीं आएगा ये 10 साल बाद कि भैया कौन से पेपर दिए थे, ये पेपर कहाँ है, वो पेपर कहाँ है। और प्रॉपर्टी बेचने में इतनी दिक्कत आएगी ना, आपको समझदार है। एक सैंक्शन लेटर देता नहीं है आखिर तक वो, उसे पता है सैंक्शन लेटर मैंने दे दिया, ये चेक कर लेगा इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब क्या है, दिक्कत आ जाएगी, फटाफट कहेगा सर साइन कर दो, पेपर साइन कर दो। आप सैंक्शन लेटर साइन कर दो, आपको पता ही नहीं है। आपको चीज से मतलब है मेरी रजिस्ट्री हो जाए, मकान मेरे नाम पर हो जाए, बस मजा आ जाएगा। फोन भी तो करना है गर्लफ्रेंड को कि भैया आप शादी के लिए तैयार हो जाओ, घर तैयार हो चुका अपना, पापा को भेज दो, इसी में रहते हैं खुशखबरियों में हम। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इन चीजों से क्या होगा, आपका ध्यान इन चीजों पर रहेगा कि भैया क्या शुरुआत में बात हुई थी और क्या सैंक्शन लेटर में आया है, क्या उतना ही अमाउंट सैंक्शन हुआ है, क्या वही इंटरेस्ट रेट है, क्या वही प्रोसेसिंग फीस ली है, कहीं एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहे। तो कम से कम इन चीजों को पढ़ लेना डिसबर्समेंट से पहले पहले। दोस्तों क्वेश्चन एक और भी आता है कि यार सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। मेरा क्या होता है, जो मुझे होम लोन लेना है, तूने कहाँ से होम लोन लिया था, अच्छा था वो, जल्दी दे देगा, कर देगा, भेज दे मेरे पास। भैया मैं अपना सोर्स तो दिखता हूँ, लेकिन कम से कम मैं चेक तो कर लूँ कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के अंदर सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। दोस्तों देखो सबसे अच्छा, देखो मैंने क्या बनाया, एक चार्ट बनाया है, बड़ी मेहनत लगी मेरी इसको बनाने में कि भैया पता करने में कि क्या क्या है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन करवा लेता हूँ मैं। तो 34%, यानी कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 34 लोगों को एसबीआई ने लोन दिया है। यानी कि सबसे अच्छा जो मार्केट में बैंक चल रहा है एसबीआई चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, एसबीआई बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज को करता है, जो आपकी लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, मैप उसका सब कुछ ठीक ठाक हो, मतलब एकदम क्रीम मक्खन। फिर एचडीएफसी नंबर पे आता है 24.13%। 100 लोगों ने अप्लाई करा है, उसमें से 34 तो ये ले गया, 24 लोग ये ले गया। यानी कि एचडीएफसी की भी सर्विस अच्छी है, मैंने अभी दिखाया उसके अंदर कि भैया एचडीएफसी किस तरह आपको बताया था कि आपकी ये ईएमआई है, ये है, पोर्टल पे सब कुछ आ जाता है। फिर आता है आपका एलआईसी हाउसिंग 5%, आईसीआई 13, पीएनबी 6, 446। तो कम से कम जाने से पहले कहीं भी बैंक जा रहे हैं या अपने दोस्त फ्रेंड से पूछ रहे हैं, इस चार्ट को देख लीजिए, प्रॉपर्टी को पता कर लीजिए कौन से बैंक से आपका हो सकता है,
क्योंकि दोस्तों अगर 34% SBI कर रहा है तो इससे अच्छा इंटरेस्ट रेट कोई देगा नहीं। ये तो हम भी जानते हैं कि इससे अच्छा बैंक कोई है नहीं, पर थोड़ा सा परेशान करते हैं जो मैनेजर होते हैं, समझ कम होती है। अब आप वीडियो देख रहे हो, आप भी समझोगे, आपको पूरा प्रोसीजर पता है, अब करना है। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कि किसका इंटरेस्ट रेट कैसा है, एक बार देख लेते हैं। SBI का होम लोन का 6.7 फिर 6.5 ये सब इंटरेस्ट रेट है, सस्ते सस्ते। ये प्रोसेसिंग फीस है, पूरा का पूरा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा अच्छा बैंक है। सारे बैंक अपने आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन मेरे लिए कौन सा अच्छा है दोस्तों, जो मुझे बेस्ट ऑफर दे। और कंपटीशन इतना है, हर कोई बेस्ट ऑफर देता है। कभी आपका होम लोन अगर चल रहा है, एक बार ट्रांसफर करके देख लेना, जो रेट दूसरा बैंक दे रहा है वो आपको वाला दे देगा। कहेगा सर जाओ मत, हमें दे दो 20 साल। ध्यान रखना, मैंने बता दिया है। बैंक वाले को बोल देना 20 साल हम तेरे कस्टमर हैं। 20 साल के लिए कस्टमर कहाँ मिलेगा, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो कितनी बड़ी पावर है आपके हाथ में अगर आप होम लोन ले रहे हो। लोन से पहले क्या क्या है दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता कि लोन लेने से पहले मुझे क्या करना है, और लोन अगर मुझे मिल गया है, रजिस्ट्री हो गई है, मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है ब्लैंक चेक। जब हम डिसबर्समेंट करते हैं ना, वो कहते हैं 7 चेक दे दो, मैं कहता हूँ हाँ 7 चेक ले लो। भैया कितनी जल्दी किस बात की है, कम से कम उस पर डेट डाल दीजिए, किस नाम पे देना है वो डाल दीजिए, और उस पर लिख दीजिए नॉट मोर देन EMI। भाई कम से कम ऐसा ना हो कि वो उसका मिस यूज हो जाए। गलती से चेक गिर गए, कुछ हो गया 6-7 साल बाद, या किसी ने मिस यूज कर लिया, कौन जिम्मेदार होगा। तो कम से कम उसको भर दीजिए। फिर भी वो कहता जी भरना नहीं है, भरेंगे हम ही, तो उससे कह लीजिए भैया तू भर दे, मुझे इसकी फोटो खींच के भर दियो ताकि मेरे रिकॉर्ड में रहे, जो मैं कहता ना फाइल बनानी है उसके लिए। अगला पॉइंट है कौन कौन से पेपर सबमिट किए लोन प्रोसेस के लिए, इसकी कॉपी रखनी है। मैंने आपको पहले बताया था कि भैया ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए कि कौन कौन से पेपर उसके पास चले गए, कल को बोले भैया आपने दिया नहीं था। इंश्योरेंस, मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। जब भी आप होम लोन लेंगे, आप सोचते हो किसी तरह मेरा होम लोन हो जाए, प्रॉपर्टी लेनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं दिखानी है, डिसीजन लेना है सोच समझ के। होम लोन के सारे फाइनेंशियल टर्म को समझना है कि मेरे को क्या मेडिकल लेना जरूरी है, क्या उसी से लूंगा मैं, वो तो बहुत महंगा देते हैं वो, और कितने साल के लिए लेना है ये भी देखना है। मान लीजिए मैं लोन तो भी 20 साल के लिए ले रहा हूँ, लेकिन यार मुझे पता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, तो मैं 5 साल में चुका दूंगा उसे, या 4 साल में चुका दूंगा, 10 साल में। तो मैं 20-20 साल के लिए क्यों लूँ होम लोन का इंश्योरेंस, क्यों लूँ लाइफ इंश्योरेंस 20 साल का क्यों लूँ। भाई जितना तू दे रहा है उतने में तुम्हें 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस करा लूंगा, वो मेरे हमेशा के लिए काम आएगा। तो ये अपने आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है। डिसीजन का आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट पहले से पता कर रखनी है। ये ना हो कि डिसबर्समेंट के टाइम पे वो बोले भैया आपका होम लोन का इंश्योरेंस जरूरी है, आपका खुद का इंश्योरेंस होना जरूरी है, 4 लाख रुपए लगेंगे। क्या होता है उसके अंदर, आपने 40 लाख का लोन लिया, 4 लाख का आपका इंश्योरेंस हो गया, वो बोलेगा सर आपको देनी नहीं है, 44 लाख रुपए आपकी EMI बना दूंगा मैं। आपको लगेगा यार दे रहा तो है नहीं, होम लोन लेना है, 3 दिन बाद रजिस्ट्री होनी है। यहाँ दिक्कत क्या आती है पता है होम लोन में, हम फंस कैसे आते हैं। डिसबर्समेंट क्या होता है, रजिस्ट्री से 1 या 2 दिन पहले होती है, तो मुझे पता है मेरे सामने रजिस्ट्री होनी है, मेरा बयाना फंसा हुआ, यार जो भी करना है कर ले यार तू। अगर ये चीज शुरू में ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैंने कहा ना लाखों का फायदा हो जाएगा। कितने क्लाइंटों का फायदा करा चुका हूँ मैं, ये 4 लाख रुपए का अमाउंट दोस्तों में कम नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से कमाते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है। 10वां पॉइंट दोस्तों मैंने बता दिया आपको। 10वें पॉइंट में एक और है, एक कलर फोटोकॉपी रजिस्ट्री की, नए घर की। भाई आपने बयान भी दे दिया, आपने लोन भी ले लिया, आप उसकी EMI भी दे रहे हो, लेकिन आपके पास क्या आया, कुछ भी नहीं आया दोस्तों आपके पास, सब कुछ तो बैंक लेके चला गया, आप सिर्फ घर में रह रहे हो। तो कम से कम उसकी एक कलर फोटोकॉपी करा लेना यार। पार्टी वार्टी हो, किसी को दिखाओगे, दिखा तो दोगे यार, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्री होती है वो रजिस्ट्री लेके चला जाता है, हम लोग तो वापिस आते जाते हैं, शाम को मिलती है। तो कम से कम उससे बोल दीजिए कि यार शाम तक रुकिए वहाँ पे, एक कलर फोटोकॉपी ले लीजिए ताकि आपके रिकॉर्ड के लिए रहे। सिर्फ उसकी नहीं, जो पूरी चेन है, पीछे की पूरी चेन है और चेन की लेनी है। एक दोस्तों LOD, बैंक के अंदर एक LOD बनती है, बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर शुरुआत से लेके आखिरी तक आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं लिस्ट आती है, ताकि वो आप 20 साल बाद चेक कर सके कि भैया पॉइंट नंबर 1 2 3 4 नंबर लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, एक ही चीज बकायदा नोट किया जाता है उसके अंदर कि भैया ये कागज आए हैं। आपको तो पता नहीं होता, अगर आपके पास ये भी आ गया ना तो भी बहुत है, 20 साल बाद आप चेक कर सकते हो ये कागज जमा कराए थे मैंने, बकायदा कुछ लिखा होता है। एक दोस्तों लाइफ, होम और मेडिकल इंश्योरेंस की जो कॉपी है वो किसके पास आएगी, एड्रेस पे कहाँ जाएगा। भाई मान लिया आपने करा लिया, आपको पता ही नहीं है यार, बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं 3-3 साल बाद 4-4 साल बाद कहते हैं कि सर होम लोन का इंश्योरेंस का पैसा लिया था उन्होंने, मेडिकल भी कराया था, लाइफ इंश्योरेंस का पैसा दिया था, कुछ आया तो नहीं मेरे पास। भैया आएगा कैसे, आपको ध्यान ही नहीं, कॉपी आई थी वापस चली गई। तो ध्यान रख लीजिए कब आएगा और कैसे आएगा।
दोस्तों यहाँ एक छोटा सा मैं अपना सीक्रेट बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मजबूरी में हमें होम का इंश्योरेंस, अपनी लाइफ का इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। भाई वीडियो देख रहे तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, कई बार करना पड़ जाता है। दोस्तों मैं बता दूं, आप वहाँ पे करा लीजिएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 15 से 30 दिन के अंदर उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो। अगर आप उसकी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज आपको होम लोन की वो 10 बड़ी बातें जो बैंक वाले आपको नहीं बताते समझ में आ गई होंगी, और मैं यकीन मानता हूँ आपको उससे हजारों का नहीं लाखों के फायदे के साथ साथ समय की बड़ी बचत होती है, जो आज के टाइम पे हम लोगों के पास नहीं है। अगर दोस्तों आपका इससे जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस ऐसा है कि भाई ये पॉइंट आपको नहीं पता थे और आपने होम लोन लिया, आप उसमें फंस गए, तो मुझे वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपने इससे कैसे फायदा लिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर दोस्तों हमेशा मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको सिर्फ इसी चैनल में मिलते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक रेड बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके जिसमें आपको लाखों फायदा हो जाए, आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ में दोस्तों आपकी इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, और साथ में चैनल को विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं। तो हो सकता है जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊं उससे ज्यादा अच्छा मैंने अपनी वीडियो में बता रखा हो, तो क्वेरी पूछ लीजिए, मना नहीं है। लेकिन एक बार चैनल पे जाके एक्सपर्ट सी सचिन पे यूट्यूब में सर्च मार लीजिएगा, उससे आपको मेरे चैनल मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है आपका उससे और ज्यादा फायदा हो जाए। साथ में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, सर्कल में, ताकि उन लोगों को नॉलेज आए। और किसी ने अगर होम लोन ये वीडियो देख के ले लिया जिसका आपने शेयर की थी, तो उससे पार्टी तो आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो साथ में मुझे लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा। जल्द ही लौटूंगा दोस्तों एक और फाइनेंशियल एजुकेशन पे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।